जी, ये लास्ट टाइम हमने सैम्पलिंग किया था नोड से। नोड से हमने सैम्पलिंग को किया था। तो कुछ ना चीजें उसमें कम है। तो मैं चाहता हूं कि आप ना इससे वो चीजें करें। ठीक है ना? वो चीजें क्या हैं वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग, सबसे पहली जो चीज उसमें मिसिंग थी, थोड़ा सा बस उसको छोड़ें, आप इसको देखें। ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग की हमने डेफिनेशन की, ये वही डेफिनेशन जो वहां हमने की थी। ठीक है। फिर आई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे कहते हैं? एंटायर सेट ऑफ डाटा को जिसे आपने सिलेक्शन करनी है, जैसे आप सेल की करने लगे हैं। ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, ये भी हमने कर ली थी। आगे चलें, ये है डिजाइन ऑफ सैम्पलिंग। ये कुछ चीजें करने वाली थी, बस छोटी सी चीजें। पहली चीज है सैम्पलिंग रिस्क। ये क्या चीज है? कहते हैं इज सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल may be different from the conclusion that would be reached if entire population were subjected to the same audit procedure। यानी एक फर्ज करें एक सेल है, पूरी सेल में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1000 है। अच्छा, आपने सैम्पलिंग कर ली, सैम्पलिंग बेस पे आपने 250 यूनिट्स उनके चेक कर लिए। ठीक है, आपने 250 यूनिट्स उनके चेक कर लिए। अब आप एक ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच गए सेल के मुतालिक, जो भी ऑडिट कंक्लूजन है आपका, कि सेल सही है, सेल नहीं सही, सेल में ये मसाइल हैं, सेल में ये मसाइल नहीं है। ठीक है, वो कंक्लूजन एक तरफ रख लें। अब आप सारे 1000 को चेक करें, पूरे 1000 को, कोई सैम्पलिंग ना करें, सबको चेक करें। अब आप जिस ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, 1000 के 1000 ट्रांजेक्शन्स को चेक करके, उस कंक्लूजन में और जो सैम्पलिंग करके आपने कंक्लूजन बनाया था, उस कंक्लूजन में अगर कोई फर्क है तो इसको सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। इसको सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। ठीक है ना? यानी सैम्पलिंग रिस्क क्या है भाई? सीधी सी बात है कि आप कम ट्रांजैक्शन को चेक करोगे तो उसमें उसके कंक्लूजन में कोई गलती हो सकती है। वो गलती के चांसेस कितने हैं? इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग रिस्क। जी, समझ आया? ओके करें मुझे प्लीज। ये समझ आया आपको कि आप सारी पॉपुलेशन को पकड़ें, उसको चेक करें तो जो कंक्लूजन निकलेगा, और सिर्फ उस सैम्पलिंग करके जो कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, तो उन दोनों कंक्लूजन में जनाब फर्क होने के कितने चांसेस हैं? इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग रिस्क। जी, ओके करें मुझे। समझ आ रही है आपको? ओके कीजिएगा मुझे। जी, बाकी लोग फराज किधर चले गए हैं? जी, ये बाकी लोग किधर हैं? जी, आप लोगों को क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है। अच्छा, ये सैम्पलिंग रिस्क होता है। तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग इज द रिस्क दैट ऑडिटर रीचेज एन एरोनियस कंक्लूजन। नॉन सैम्पलिंग रिस्क है कि ऑडिटर गलत कंक्लूजन पर पहुंचा है, टू एनी फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से, नॉट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग रिस्क। लेकिन वो सैम्पलिंग की वजह से नहीं है, किसी और वजह से। अच्छा, जैसे ऑडिटर ने सेल का ऑडिट किया है। बेटा पेज नंबर या 239 निकालें, ये ऊपर नजर आ रहा है जब मैं स्क्रीन शेयर की ना, ये देखें, ये नजर आ रहा है ना 239, ये पेज निकालें आप, मोहम्मद शकील। अच्छा, एक तो ये कि सैम्पलिंग आपने की, तो अगर ना करते तो कंक्लूजन और होता, तो इस बात के चांसेस सैम्पलिंग रिस्क कहलाते हैं। एक बात ये कि आपका कंक्लूजन गलत निकला है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि सैम्पलिंग है, उसकी वजह कुछ भी और हो सकती है, सैम्पलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको इस रिस्क को नॉन सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं, कि भाई सैम्पलिंग वजह से मसला नहीं हुआ, मसला कोई और हुआ है। कोई और क्या मसला हो सकता है? इसकी आसान सी एग्जांपल है कि जनाब आपके जो ऑडिट प्रोसीजर आपने डिजाइन किए हैं वो प्रोसीजर दुरुस्त नहीं है। ठीक है, या आपने टेक्निकल कंपिटेंस के भी इश्यू हो सकते हैं। आपने हाईली टेक्निकल एरिया में एक जूनियर को काम दे दिया है, तो बेचारे का वो उससे गलतियां होंगी। ठीक है, तो ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क जो है इसे कहते हैं। सैम्पलिंग रिस्क होता है जो बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग होता है, नॉन सैम्पलिंग जो किसी और वजह से होता है, सैम्पलिंग की वजह से नहीं आता। जी, ये समझ आ गई है? ओके कीजिएगा मुझे प्लीज, ओके कीजिएगा। हेलो जनाब, किधर रह गए सब लोग? जी, गुड गुड, आसान है चीजें। ठीक है, आगे चलें। सैम्पलिंग यूनिट कैसे कहते हैं? वो तीन आपने 2000 टोटल सेल है जनाब, उसकी जो है वो सेल की, सॉरी, सेल की टोटल 2000 ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से 250,000 आपने सिलेक्ट की हैं। तो पूरे डाटा को,
ठीक है, वो आप क्या कहेंगे, पूरे डाटा को आप पॉपुलेशन कहते हैं, और उसमें से इंडिविजुअल चीजें हैं उन्हें सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग यूनिट इज द इंडिविजुअल आइटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन, यानी हर वो इंडिविजुअल चीज जो पॉपुलेशन को बनाती है वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। भाई टोटल 2000 जो है वो सेल ट्रांजैक्शन है, तो हर ट्रांजैक्शन सैम्पलिंग यूनिट है। इट मे बी ए फिजिकल आइटम, उस आगे उसने एग्जांपल दी है, और मॉनेटरी आइटम। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, जब लास्ट टाइम मैं सैम्पलिंग को कर रहा था, ये टेक्निकल टर्म उसने यहाँ पे यूज किया, तो मैंने आपको बताया था कि आप सैम्पलिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिजाइन करते हैं, और जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हैं उस पर सिरे से आप सैम्पलिंग अप्लाई नहीं करते, वो आप सारी करते हैं। जैसे सेल की एग्जांपल हमने ली थी, 10 अरब की सेल है, 2000 ट्रांजेक्शन हैं, तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो डिसाइड करेंगे, तो वो जो निकलेगा से 5 मिलियन, सॉरी 5 लाख, तो 5 लाख से ऊपर की हर ट्रांजेक्शन आप सारी चेक करेंगे, उसमें कोई सैम्पलिंग नहीं करेंगे आप लोग। तो वो जितनी बन जाएंगी एंड पे उसका टोटल करेंगे आप। टोटल करेंगे तो पता चलेगा, वैल्यू का टोटल करेंगे तो पता चलेगा आप कि हमने जनाब 10 अरब में से 6.5 अरब की सेल कवर कर ली है। और उसका ट्रांजेक्शन का टोटल चेक करेंगे तो पता लगेगा 2000 ट्रांजेक्शन में से हम 330 ट्रांजेक्शन चेक कर चुके हैं। तो बाकी क्या बचा, बाकी वैल्यू में बच गई 3.5 बिलियन की सेल, और जनाब वो बच गए यूनिट बच गए, फॉर एग्जांपल 1600 सैम्पलिंग यूनिट, यानी सेल की ट्रांजैक्शंस। अब फिर उसकी हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, स्ट्रेटिफाई करना, छांटनी करना। इसको हम पढ़ते हैं, कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। आप भैया अपनी दरवाजा बंद पॉपुलेशन कर को दे सब यार किचन पॉपुलेशन में, टुकड़ों में, क्लासेस में डिवाइड कर किचन लेते हैं। आएगा। नॉर्मली टुकड़े कैसे करते हैं, आगे पढ़ें। ईच ऑफ विच इज अ ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफन मॉनेटरी वैल्यू, यानी नॉर्मली क्या होता है कि मॉनेटरी वैल्यू होती है, भाई जो बड़ी ट्रांजैक्शन वो अलहदा हो जाए, जो छोटी ट्रांजैक्शन वो अलहदा हो जाए, यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अलहदा हो जाए, इनसिग्निफिकेंट अलहदा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सिग्निफिकेंट का कंप्लीट ऑडिट करेंगे। ठीक है, हम सिग्निफिकेंट का कंप्लीट ऑडिट करेंगे। यार मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ये तो मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में आपको, आप तो गप्पों में लगे होंगे, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। जी, ये जनाब ये हमारा स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है, और ये प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया था जिस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन जनाब, बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। एनी क्वेश्चन जनाब? कोई सवाल किसी के ज़हन में हो? स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम की थी ये बात कि हम क्या करते हैं कि हम जो है अपनी पॉपुलेशन को वैल्यू वाइज डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और एक होती हैं इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। फिर हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करते हैं, और जो है वो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में सैम्पलिंग करते हैं। सिग्निफिकेंट में हम सैम्पलिंग नहीं करते, इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। उमैर नासिर, क्लियर हुई बात? जी उमैर नासिर, आपको बात क्लियर हुई?
जी, अब हम आते हैं जनाब आगे ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ, ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर। अब हमने, अब जब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जाता है, ये पेज 259 निकालें, 258 सॉरी निकालें, सब लोग पेज 258 निकालें। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, सब लोग पेज 258 निकालें, चैप्टर नंबर 12। जी, एनी क्वेश्चंस? चैप्टर नंबर 12 सबके सामने है, पेज 258। चैप्टर नंबर 12 सबके सामने है। और नहीं पढ़े ऑडिट प्रोसीजर हमने, तो जिगर क्यों घबरा रहा है उमर नासिर? ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। जी, सबके सामने है जनाब। ओके करें मुझे। ये लोग किधर सोए हुए हैं आज? ओके करें मुझे। जी, ऑडिट प्रोसीजर, ये हमने कहा था कि देखिए, जब ऑडिटर जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहला काम करता है वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करता है, जिसका ऑडिट करता है उसको समझता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, केपीएमजी में बनाया करते थे, बड, BUD, बड। बड मीन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट। उसमें हम क्या करते थे, हम पूरी एंटिटी को अच्छे तरीके से पहले समझते थे। ठीक है, फिर हम उसकी रिस्क असेसमेंट करते थे। उसका जो उसमें डिफरेंट टाइप का जो रिस्क है वो उसको हम समझने की कोशिश करते थे, उसे हम रैड कहते थे, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट। बात जगह रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, ये बता रहा हूँ केपीएमजी में होते थे, वो हर कंपनी में अपने यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते थे, जो रिस्क असेसमेंट का एक हिस्सा ही है कंट्रोल रिस्क को मेजर करना। ठीक है, फिर हम उसके एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते थे, उसका रेशियो एनालिसिस, उसका ट्रेंड एनालिसिस, उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, उसका वर्टिकल एनालिसिस। और जो आखिरी काम हम करते थे वो थे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एप्लीकेशन। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल जिसे कहते हैं, उसका एक हिस्सा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक्चुअली जिसे ऑडिट करना कहते हैं, ऑडिट करना, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। हमने डिटेक्शन रिस्क पढ़ा है ना, कि डिटेक्शन रिस्क क्या है। डिटेक्शन रिस्क इस बात का रिस्क है कि जनाब आपका जो है वो ऑडिट प्रोसीजर जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे किसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। तो वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर हैं? ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। तो एक्चुअली आप कह लें कि प्रैक्टिकल ऑडिट जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहलाता है, जो अब हमने पढ़ने लगे हैं। ये हम कैसे पढ़ेंगे? ये हम एक एक छोटी छोटी एक एक आइटम लेंगे और उसका हम देखेंगे हमने कैसे करना है। इसको बड़ी डिटेल में इस बुक में करवाया गया है, बड़ी डिटेल में। तो सबसे पहले हमने जो आइटम सिलेक्ट की है कि जिसका हम ऑडिट करेंगे, जिसमें हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ताकि डिटेक्ट कर सकें मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि हमारा डिटेक्शन रिस्क कम हो। वो पहली आइटम हमने सिलेक्ट की है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो जब भी आप कोई करते हैं, आइटम सिलेक्ट करते हैं ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए, तो पहले आप उसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करते हैं। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं? आप वो असर्शंस डिसाइड करते हैं जिसका आपने ऑडिट करना है। तो आप देखेंगे नीचे एक टेबल नजर आ रहा है आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव का, ये इसी तरीके से हम ऑडिट के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ये मौजूद होता है, उसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव शीट कहते हैं। ऑडिट ऑब्जेक्टिव शीट के हमने कौन कौन सी असर्शन इन्वॉल्व है इस आइटम में, जिस आइटम का हम ऑडिट करने लगे हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये जनाब ऑडिट ऑब्जेक्टिव शीट कह लें, हमारे सामने है। ये इसमें असर्शंस दी हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव दी हैं।
तो असर्शंस कौन सी हैं? कहते हैं जी एग्जिस्टेंस एंड अकरेंस, ये चेक करेंगे इसकी। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस का मतलब है एडिशन रिप्रेजेंट एसेट्स, ये उसका है जो है वो अकरेंस है। एडिशन रिप्रेजेंट एसेट्स एक्वायर्ड इन द ईयर एंड डिस्पोजल रिप्रेजेंट एसेट्स सोल्ड और स्क्रैप इन द ईयर। कहता है अकरेंस से मुराद है कि हमने तमाम एडिशंस का और तमाम डिलीशन यानी डिस्पोजल को चेक करना है कि वो वाकई हुए हैं या नहीं हुए। और एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है? रिकॉर्डेड एसेट्स रिप्रेजेंट दोज इन यूज एट द ईयर एंड, के जो एसेट हमने लिखे हैं वो हमारे पास वहां मौजूद हैं। कंप्लीटनेस से क्या मुराद है? कहते हैं ऑल एडिशन एंड डिस्पोजल दैट अकर्ड इन द ईयर हैव बीन रिकॉर्डेड। कि पहला तो है कि आपने जो एडिशन और डिलीशन बताए हैं वो ठीक है, चेक करेंगे। दूसरे में चेक करेंगे जो एडिशन और डिलीशन आपने किए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं, कोई अनरिकॉर्डेड नहीं रह गया। और बैलेंस रिप्रेजेंट एसेट इन यूज एट द ईयर एंड, और उसका जो बैलेंस है वो एसेट का बैलेंस है जो ईयर एंड में हमारे पास मौजूद है। इसमें भी कोई एसेट मिसिंग नहीं रह गया। जो एसेट की लिस्ट हमने ऑडिटर को दी है, जो एसेट का टोटल हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, वो तमाम एसेट्स उसके अंदर शामिल हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी हैज राइट टू द एसेट परचेज्ड एंड दोज रिकॉर्डेड एट द ईयर एंड। एंटिटी को जो एसेट परचेज किए उन पे राइट था, क्योंकि राइट नहीं था तो उसने एसेट ही गलत रिकॉर्ड किए हैं। Accuracy, valuation and allocation. Non-current assets are correctly stated at cost less accumulated depreciation. ये बेटा वैल्यूएशन का मेथड है। वैल्यूएशन क्या कहती है कि आपने अपने नॉन करंट एसेट को बैलेंस शीट में लिखना है कॉस्ट लेस accumulated depreciation पे। और एडिशन एंड डिस्पोजल आर करेक्टली रिकॉर्डेड, ये एक्यूरेसी के साथ लिंक करता है कि एडिशन और डिलीशन ये इसकी अमाउंट आपने दुरुस्त रिकॉर्ड की है। एडिशन आपने जो एक एसेट आपने 10 लाख खरीदा है तो ऐसा नहीं कि लिख उसको 10 लाख का खरीदा है, लिखा 7 लाख का या लिखा 13 लाख का है। एक एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया है तो ऐसी बात नहीं है कि बेचा आपने 15 लाख का और लिखा आपने 13 लाख का। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कहते हैं टेंजिबल एसेट हैव बीन रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ऑफ द कैपिटल नेचर आर टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने एसेट नहीं लिख दिया और जो एसेट है उनको हमने एक्सपेंसेस नहीं लिख दिया। ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने पढ़े हुए हैं यकीनन। तो कहता है ये काम हमने आपने नहीं किया। और सेकंड एक चीज इसने यहाँ मेंशन नहीं की कि हमने करेक्ट एसेट करेक्ट तरीके से क्लासिफाई किए हैं। जो एसेट लैंड को लैंड में लिखा है उसको इक्विपमेंट में नहीं लिख दिया। ठीक है। प्लांट को प्लांट में लिखा है उसको बिल्डिंग में नहीं लिख दिया। मोटर व्हीकल को मोटर व्हीकल में लिखा है उसको डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में नहीं लिख दिया। ठीक है। तो ये कहते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलते हैं? ये असर्शंस से निकलते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी कोई सवाल? जी कोई सवाल? ये देखेंगे ये काफी जो है वो लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। सबसे पहले आए जी हमने ये इन चीजों पे हैं। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम कर चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल को भी कर चुके हैं पहले ये, और हम ये पढ़ भी चुके हैं। कहता है ऑडिट प्रोसीजर फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को हम ऐसे चेक करेंगे। अब ये उसका ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीटनेस का ये एक्चुअली वो काम है जो हम करेंगे। तो क्या काम करेंगे? कहता है obtain or prepare summary of tangible non-current assets showing how following reconcile with opening positions: gross book value, accumulated depreciation और नेट बुक वैल्यू। कहते हैं हम समरी के लेंगे एसेट की, उसमें ये तीनों चीजें लिखी होंगी। बेसिकली दो लिखी होंगी, तीसरी माइनस होके आती है। क्या? ग्रॉस बुक वैल्यू एसेट यानी ग्रॉस वैल्यू, उसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन और उसकी नेट बुक वैल्यू। कंपेयर अ नॉन करंट एसेट इन जनरल लेजर विद नॉन करंट एसेट रजिस्टर एंड ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंसेस। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि जो नॉन करंट एसेट रजिस्टर होता है वो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप एसेट से मुतालिक तमाम डिटेल्स लिखते हैं। ठीक है। और उसमें वैल्यू भी होती है।
जो अकाउंट होता है वो तो अकाउंट होता है, उसमें सिंपल वैल्यू आती है, जैसे उसमें सिंपल एंट्री की पोस्टिंग होती है। जैसे आपने एसेट खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, तो क्या क्या लिखेंगे, मोटर व्हीकल टू बैंक, बैंक से पेमेंट कर दी। अब ये एंट्री आ जाएगी उसमें कि इतना आपने 13 लाख की एक सिटी खरीदी थी, बस बात खत्म होगी। उस सिटी का नंबर क्या है, उस सिटी कब से खरीदी, किससे खरीदी, उसका चेसी नंबर, उसका फ्ला नंबर, ये सारा को रजिस्टर में पड़ा होगा, फिक्स एसेट रजिस्टर में। फिक्स एसेट रजिस्टर में वैल्यू भी पड़ी होगी। तो कहते हैं आप फिक्स एसेट रजिस्टर को पकड़ेंगे और आप पकड़ेंगे अकाउंट को, और दोनों को कंपेयर करेंगे। अब असूलन दोनों में, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है, फिक्स एसेट रजिस्टर डिटेल्स हैं किसकी, जो एसेट हमारे पास मौजूद है, लिहाजा दोनों की अमाउंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप पूछेंगे भाई ये फर्क क्यों है, ठीक है। तो समटाइम आपको ना ज़हनी तौर पे अजीब लगेगा कि सर ये फर्क होता है, तो प्रैक्टिकली भाई बड़ी बड़ी मोंगियां होती हैं, ये फर्क भी होते हैं। कहता फॉर अ सैंपल ऑफ एसेट विच फिजिकली एग्जिस्ट एग्री दैट दे आर रिकॉर्डेड इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर। कहते हैं आप फिजिकली एसेट को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो नॉन करंट एसेट में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर is not kept, obtain a schedule showing the original cost and present depreciated value of major non-current asset। कहता है अगर नॉन करंट एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ तो आप स्केड्यूल ले लेंगे और स्केड्यूल में कहेंगे हर एसेट की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन भाई मुझे बताओ, ठीक है। रिकंसाइल द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट विद जनरल लेजर, और उस स्केड्यूल का टोटल जो है वो आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, आप कंपेयर करेंगे अपने अकाउंट लेजर के साथ, क्योंकि अब वो स्केड्यूल ही नॉन जो है वो नॉन करंट एसेट का रजिस्टर है, अगर रजिस्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये नो सर, नो सर क्या हो रहा है जी, ये नो सर, नो सर क्या हो रहा है, कोई बताएगा जी, कोई बताएगा ये नो सर, नो सर क्या चीज है जी, बेटा बताइए। एनी प्रॉब्लम, कोई बात जो समझ ना आ रही हो आपको। अच्छा ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा सेकंड असर्शन पे आए, वो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस से मुराद है कि जो एसेट आपने लिखे हैं बैलेंस शीट में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। इसका दूसरा लफ्ज होगा कि कोई फिक्टिशियस एसेट मौजूद नहीं है। अब ये एक असर्शन है ना कि आपने बैलेंस शीट में 15 अरब के एसेट लिखे हैं, तो इसका मतलब वो एसेट मौजूद हैं। तो अब उसका हम ऑडिट कैसे करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर कौन से अप्लाई करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या करेंगे, कहते हैं कंफर्म दैट द कंपनी फिजिकल इंस्पेक्ट ऑल आइटम्स इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर ईच ईयर। इस बात को आप इंश्योर करेंगे कि कंपनी खुद क्या करती है, फिक्स एसेट रजिस्टर से लेके एसेट को साथ कंपेयर करती है। क्यों, और कोई एसेट गाड़ी में तो डाल के नहीं ले गया हुआ, ठीक है। तो ये कोई चोरी तो नहीं हो गया, एसेट, एसेट तो चोरी हो जाते हैं, कंपनियां बेटा बड़ी बड़ी हैं, सैकड़ों हजारों एसेट होते हैं वहां पे, तो वो सारे जो है वो हो जाते हैं, उसमें से लोग चोरी भी जी। ये क्लियर हुई इतनी सी बात जी, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है ना आवाज, ओके ठीक है। अच्छा तो पहले हम ये देखेंगे कि वो ये काम करते हैं, उन्हें करना चाहिए। एसेट की हिफाजत देखें, हर चीज की हिफाजत सबसे पहले कंपनी का अपना काम है। कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है अपने सासों की हिफाजत करें, ना कि ऑडिटर साहब आके चेक करेंगे, ठीक है ना। ऑडिटर तो चेक करेगा, अपना ऑडिट रिपोर्ट उसने देनी है। ये मैंने बताया बेटा कि ऑडिटर जाके इस बात को चेक करेगा कि क्या कंपनी साल में कम से कम एक दफा अपने फिक्स एसेट रजिस्टर को लेके फिजिकल एसेट के साथ मैच करती है कि नहीं करती। ये काम पहले कंपनी को खुद करना चाहिए, हम तो करेंगे लेकिन कंपनी को भी करना चाहिए, क्योंकि अपने एसेट की हिफाजत कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है। हमने तो अपना ऑडिट बाद में करना है, पहले तो कंपनी के एसेट है ना, तो कंपनी के एसेट को उठा के ले जाए। तो हम सिंपल सोचते हैं गाड़ियां होती हैं जनाब, कंप्यूटर होते हैं, नहीं। हर तरह की नेचर डिफरेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। फर्ज करें एक लैब है, एक मेडिकल लैब है, बहुत बड़ी शौकत खानम की लैब है, उसमें जनाब छोटे छोटे जो है वो चीजें हैं। मेरी मिसेज ये कर रही थी पीएचडी, तो एक वो पानी को चेक करने के लिए अल्लाह था हमने मंगवाना था।
तो हमने अमेरिका से मंगवाया, वो 1 लाख रुपए का आया था, और सिंपल इस तरह था जैसे एक मार्कर नहीं होता, एक मार्कर होता है, उसे आप जेब में डालें और डाल के ले जाए। ठीक है, तो फर्ज करें शौकत खानम की लैब है, वहां ये टेस्टिंग होती है सारी, तो छोटे छोटे औलाद है, उनकी कीमत मिलियंस में है, तो वो लोग गायब कर सकते हैं। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को वक्तन फक्तन अपने फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ इनको मैच करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो एसेट हैं वो फिजिकली मौजूद भी हैं कि कोई साहब जेब में डाल के इसको ले जा चुके हैं। और आपको मैं ये बताऊं, ये बेटा बड़ा मसला होता है उन एसेट को उनकी हिफाजत करना। ठीक है, कंपनियों में ये मसाइल मौजूद होते हैं, रोजाना ये चीजें टोटल होती हैं, रोजाना एक बंदे के स्पुर्द होती हैं, ये जो इस तरह की चीजें होती हैं जो जल्दी ज्यादा पोर्टेबल होती हैं, जल्दी ले जाया जा सके। एक बंदा शुरू में लैब इंचार्ज है, उसको कहा जाता है कि भाई जो पिछला लैब इंचार्ज जा रहा है वो कहता है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, इसको अपने नजर से देख ले। ठीक है, शाम को जो उसका चार्ज लेने आता है वो चेक करता है ये सारी चीजें मौजूद है कि नहीं है, अगर एक आध गुम हुई तो जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, जिस तरह कैश ट्रांसफर होता है। बहरहाल आगे चलें, ऑडिटर ये चेक करेगा कि जनाब आप फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। सेकंड कहता है इंस्पेक्टिंग एसेट्स, फिर वो खुद ये काम करेगा। Concentrating on high value item and additions in a year confirm the item inspected। वो आइटम्स की खुद इंस्पेक्शन करेगा, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी आइटम को पकड़ेगा, वो ये नहीं कहेगा कैलकुलेटर मुझे दिखाओ, ठीक है ना, बड़ी आइटम को पकड़ेगा। कि वो एग्जिस्ट करती हैं, आर इन यूज, इस्तेमाल हो रही हैं, आर इन गुड कंडीशन, वो गुड कंडीशन में हैव अ सीरियल नंबर, उन पर सीरियल नंबर लगा हुआ है कि नहीं। आप भी अपने कभी जाएंगे ना कायदे कैंपस में, तो उसके साथ साथ पे एसिड में देखेंगे कि एक टेप से छोटे छोटे नंबर लगे हुए, उन्हें फिक्स एसिड कोडिंग कहते हैं। वो फिक्स एसिड का कोड होता है, वो कोड मैच करता है फिक्स एसिड रजिस्टर के साथ, और रजिस्टर की वैल्यू मैच करती है फिक्स एसिड के लेजर के साथ। ये मैचिंग का तरीका होता है। तो कहते हैं हमने जाके चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, सही यूज हो रहे हैं, गुड कंडीशन में है, क्योंकि अगर यूज नहीं हो रहे, गुड कंडीशन में नहीं है, तो हम उन्हें ऑपरेटिंग फिक्स एसेट में नहीं लिख सकते, हमने उन्हें डिस्कार्ड करना होता है। तो ऑडिटर ने ये भी चीजें चेक करनी होती ना, और उनके ऊपर सीरियल नंबर लगे हुए हैं ताकि वो प्रॉपरली वेरीफाई हो सके। रिव्यू रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम यील्डिंग एसेट, भाई जो जिन एसेट को आप इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं उसका रिकॉर्ड देगा। रिकंसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग व्हीकल बाय नंबर्स एज वेल एज बाय अमाउंट, और जो मोटर व्हीकल हैं उनके जनाब उनको रिकंसाइल करेगा उनकी अमाउंट के साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग उसके पास मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा ये हमने अभी 2 किए हैं, ये बहुत लंबे हैं, आगे अभी जो आइटम आएंगी बहुत लंबे हैं। तो ये बेसिकली ये चीजें क्यों लिखी, ये ऑडिटर की सेंस डेवलप करने के लिए लिखी हैं। असल में ऑडिटर में अगर ये सेंस डेवलप हो जाए ना कि मैंने ये ना कमर्शियल सेंस से निकली हैं हमेशा ये चीजें, ये कंपनियां पहले लिख के लेके जाती हैं लेकिन ये कमर्शियल सेंस से निकली हैं। जैसे आपको मैं कहूँ ना कि यार आपने ऑडिट करना है जो है वो जो हमने फर्ज करें कायदम कैंपस में पिछले 6 महीनों में जो नई कुर्सियां खरीदी हैं उनका ऑडिट करना है, तो आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर जी मैं परचेज डिपार्टमेंट को कहूंगा पहले तो मुझे लिस्ट दो कि कितनी कुर्सियां खरीदी हैं, अच्छा लिस्ट आप हाथ में पकड़ लेंगे, फिर कहूंगा मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, वो जाके देखेंगे, उनके यूज देखेंगे, उनका वो देखेंगे, टैगिंग देखेंगे, उनका कोड देखेंगे, फिर कहेंगे अच्छा लेके आओ इसके मेरे पास बिल लेके आओ जिससे खरीदी थी, वो बिल लेके आओ मेरे पास, वो बिल कायम कैंपस के नाम है कि नहीं है। तो ये 3-4 प्रोसीजर आप खुद अप्लाई करोगे। अब ये प्रोसीजर आपने कहाँ से डिजाइन किए, ये आपने अपनी कमर्शियल सेंस से डिजाइन किए। तो बेटे ये ऐसे ही होता है, ये जितने भी हम रिव्यू प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं ये ऑडिट डिसिप्लिन में अपनी कमर्शियल सेंस से डिजाइन किए हुए हैं। अगर कोई नई चीज आ जाएगी तो उसको भी ऑडिटर अपनी कमर्शियल सेंस से डिजाइन करके तो वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअली एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ऑडिट अब हम करने लगे हैं, इससे प्रैक्टिकल ऑडिट कहते हैं जी। एनी क्वेश्चन। आपको पता ना अभी क्लास बेटा सिर्फ 45 मिनट्स की है, यानी ये 12:45 पे खत्म हो जानी है। बच्चे पता नहीं अभी मैं देखता हूँ कितने हैं, तो बच्चे पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करने लगा हूँ। ठीक है, इस वक्त 41 है तो जरा कम है, तो बेटा जरा अटेंडेंस जो है ना उसको इंश्योर करें। ये रमजान का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पढ़े ना। ठीक है।